राज्यसभा के सांसद, दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण मिश्र जी, श्री नानक चंद जी, डॉक्टर बीएन सिंह जी, रमेश तूफानी जी, श्री जी शुक्ला जी, चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री जी, पूर्व मेयर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के सम्मानित कार्यकारिणी के बंधुगण, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, मेरा कार्यक्रम एकाएक लखनऊ आने का बना और एक ही दिन का बना। इसलिए बना कि गत महीने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक मीटिंग की उदयपुर में, तो पूरे देश भर के विधानसभाओं के स्पीकर साइड में थे और भी जो उस एसोसिएशन के सदस्य थे उनका भी आगमन हुआ था। बड़ी संख्या में लोग आए थे, लंदन से भी लोग आए थे और उसमें मुझे भी बुलाया गया था और वक्ता के नाते मुझे रखा गया। उसमें विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना भी थे। इनसे हमारी कुछ बातें की। उन्होंने विधानसभा में क्या क्या उन्होंने नवाचार किया है, नए काम किए हैं, इसको बड़ा विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा को एकदम डिजिटल बना। विधानसभा में एमएलए जाते हैं, पेपर लेके निकलते, वहां पकड़े आईपैड लगा हुआ है, उसमें सारी चीजें फीड रहती हैं, उसको देख करके वो अपना सारा कार्य करते हैं। डिजिटल तरीके से उन्होंने विधानसभा ने भारतीय इतिहास को भी दर्शाने का प्रयास किया है। कई चीजें तो उससे मैंने अपने भाषण में सतीश महाना जी की उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष की और उनकी तरफ जो कार्रवाई की गई है विधानसभा के अंतर्गत कार्य किया गया है, इसके बारे में मैं एक प्रशंसायुक्त भाषण किया। स्वाभाविक रूप से महाना जी ने मुझसे कहा कि आप आइए देखिए, फिर उसके बाद आप बताएं। सही माने में मैं विधानसभा में उन सारी चीजों को देखने गया और हमने कहा ठीक है, एक दिन का ही समय है, मैं आता हूं और आपका पूरा देखूंगा। साथ ही साथ प्रवीण जी ने भी कई बार फोन किया और इनका बराबर आग्रह था कि हम अपने सारे कार्यकारिणी के साथ आपके साथ बैठना चाहते हैं और ये भी अगर आप यहाँ नहीं आए तो इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जयपुर लेकर हम आ जाना चाहते हैं, सबको लेकर आए, लेकिन आपके साथ बैठना बहुत जरूरी। तो मैंने सोचा ये भी काम हो जाएगा। प्रवीण जी ने फोन करके इस समय सुनिश्चित किया कि साथ में कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे, साथ में चाय पिएंगे, बातें भी होंगी। तो इस निमित्त में आया। जब यहाँ आया तो स्वाभाविक है जो लोग बहुत संबंधित हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, और चूंकि मैं यहाँ से विधायक भी रहा, संगठन का काम तो करते ही रहा मैं, लेकिन प्रत्यक्ष राजनीति में जो चुनाव की राजनीति, उस चुनाव की राजनीति में भी मैंने चुनाव लड़ा
और लखनऊ पूर्व से विधायक भी हुआ। तो यहाँ के अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जैसे हमारे रामकुमार वर्मा जी हैं, पार्षद हैं, और भी कई लोग, तो नहीं साहब आपको तो यहाँ आना ही है। तो मैं तो संसदीय प्रणाली में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनका महत्व सर्वाधिक होता है, जिनके माध्यम से कानून बनते हैं, शुरुआत मेरी लखनऊ पूर्व से। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी राजनीति की शुरुआत केंद्र बिंदु हमारा लखनऊ पूर्व है। और इसलिए मैं वहां के लोगों के बातों को मैं इनकार नहीं करता हूं। हर स्तर पर आज भी लखनऊ पूर्व के बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, मैं सबका जवाब भी देता हूं। लोग आते हैं तो मैं सम्मान पूर्वक उनको किसी प्रकार तक कष्ट न हो, ये भी प्रयास करता हूं। रामकुमार जी ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ भी आपको आना है और सभी लोगों को बुलाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। उसी बीच में डॉक्टर दिनेश शर्मा को पता लग गया कि मैं भी आ रहा हूं, और इन्होंने मुझे आदेशित किया कि आपको हमारे यहाँ इस बार रामलीला में आना ही है। मैंने कहा अरे भाई कहाँ समय नहीं है, बड़ा व्यस्त है, मैं भी अब वो वाली स्थिति नहीं है पहले वाली की, तो कहने में आपका और बात सही है कि इस बार रामलीला में मैं जब था यहाँ तो लगातार मेरा जाना होता था, तो एक अपनेपन का भाव वहां से जुड़ा हुआ था। अब इनके आदेश को मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? कष्ट होने के बाद भी हमने बड़ा एक्टिव कार्यक्रम होने के बाद भी मैंने कहा ठीक है आपके यहाँ भी आओ। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम मेरा रहा है, मैं लगभग 11:30 पौने 12 बजे यहाँ आया और आते ही विधानसभा गया। विधानसभा से 1:45 बजे मैं राजभवन गया, वहाँ राज्यपाल महोदया से भेंट हुई मेरी, आधा पौने घंटे वहाँ उनके साथ बैठा रहा। 2:30-3 बजे आया अपने घर पर, वहाँ थोड़ा बहुत खाना गया, तो वहाँ भी लोग मिलने वाले पहुँच गए थे, तो स्वाभाविक को मिलना था। फिर आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान से जो लोग संबंधित हैं उनसे मेरी भेंट कुछ ज्यादा अच्छा है। दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान प्रारंभ किया गया मानवर अटल जी, मानवर भंडारी जी, इन लोगों के निर्देश के आधार पर, और मेरी स्वयं बड़ी रुचि थी, तो मुझे लगा कि इसका प्रारंभ होना चाहिए। मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था। डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी मेरे बड़े अत्यधिक घनिष्ठ थे, हमसे वरिष्ठ थे, लेकिन मुझे बस नहीं करते, और उनका लेखन में बड़ी रुचि थी। दीनदयाल जी के प्रति समर्पण का भाव था। दीनदयाल जी के साथ उन्होंने काम किया था, इसलिए दीनदयाल जी के बारे में उनको बड़ा व्यवहारिक ज्ञान था, सोचने की दिशा बड़ी सकारात्मक। दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, उसका स्वरूप कैसा है अच्छी तरह से समझते थे। सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से तो जो दीनदयाल जी की अंत्योदय की कल्पना है, उस अंत्योदय की कल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, वो उनको अच्छी तरह से जानकारी थी। मैंने उनसे आग्रह किया और तत्काल तैयार हुए। उस समय अपनी एक पत्रिका भी छपती थी जल्दी, उसका संपादन कार्य भी किया। उन्होंने सर स्वीकार किया और उनकी अध्यक्षता में दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। हम सब उन्होंने मिलकर प्रयास किया
सेवा प्रतिष्ठान आगे बढ़ता जाए। और यहाँ लखनऊ में तो कई कार्यक्रम हुए, लगातार बैठकें होती थी, लेकिन उत्तराखंड में भी दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का काफी विस्तार हुआ। सभी लोगों का नाम तो लिया प्रवीण जी ने, लेकिन जिन्होंने और अधिक विस्तार से काम किया उसका नाम था भूल गए, प्रकाश और जिले को बहुत भगतदार थे, बाकी सब लोग थे। लेकिन प्रकाश पंत उस समय उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर, पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। और आपको जानकारी दे दूं, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पूरा एक था तो उस समय मैंने उनको पिथौरागढ़ का जिलाध्यक्ष बनाया। हाँ, तो वो हमारे द्वारा ही लाए गए थे, वो पिथौरागढ़ के थे। तो वहां काफी अच्छा था। डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना ने प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश में भी दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान आगे बढ़े। तो हिमाचल प्रदेश में भी एक पूरे देश भर का कार्यक्रम रखा। शिमला में सब लोग मैं भी गया, शिमला में कार्यक्रम था। शिमला में भी जो पहले स्पीकर थे शास्त्री जी, उनको वहां का अध्यक्ष बनाया था। तो धीरे धीरे दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान अपना स्वरूप ग्रहण करता गया। अब कोशिश की गई जो प्रमुख रूप से दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का कार्य था, लोगों के अंदर दीनदयाल जी के कार्य के प्रति जागरूकता कैसे स्थापित हो, ये उसको बताना आवश्यक। दीनदयाल जी के विचारों के अनुरूप जो दीनदयाल जी कहा करते थे, जैसे अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी बात में कहा, भूल गया राग रंग भूल गई छगड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लगड़ी। दीनदयाल जी ने अपने एक पुस्तक में पहले पन्ने पर लिखा, भारतीय अर्थनीति की दिशा, पुस्तक का नाम है। तो पहले पन्ने पर कि लोग अपने आजीविका के लिए जब तक उसका प्रबंध नहीं होगा तब तक कोई आध्यात्मिक हो सकता है, न भौतिक दृष्टि से आगे बढ़। भूखे भजन न होए तो पाला, ले लो अपनी कंठी मारा। ये वर्णन क्या हो, पेट भरना जरूरी है, वो प्राथमिक आवश्यकता, उस आवश्यकता की पूर्ति बहुत आवश्यक। और इसलिए उन्होंने समाज को एक जीवंत स्वरूप के शरीर के रूप में प्रस्तुत किया। और जीवन स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें, जैसे हम प्राणायाम के जरिए से अपने शरीर को सुधर करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही समाज में शरीर को अर्थायाम के माध्यम से पुष्ट करना चाहिए। जैसे प्राणायाम होता है, प्राणायाम करते हैं तो शरीर के हर अंग में रक्त का संचार ठीक से होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। कपालभाति हुए तो प्राणायाम नहीं, कपालभाति है, भ्रामरी है, ये सब अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो प्राणायाम यानी अर्थायाम, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अर्थ पहुंचना चाहिए। अंत्योदय के आधार पर गरीब आदमी है, वो अनुभव कर सके हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता के, जैसे आत्मनिर्भर भारत की आज बात की जाती है, राज्य प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत माने छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर का कौशल विकास होना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट हो, ताकि जहां भी रहे उसको लगे कि इससे भी हम ये काम कर सकते हैं, कि दूसरे के ऊपर आधारित ना हो।
और जब उस तरह का स्किल डेवलपमेंट होगा, कौशल विकास होगा, तो अपने आसपास के द्वारा जो भी उत्पादित चीजें हैं, कच्चा माल है, और कच्चे माल के आधार पर भी व्यक्ति बहुत सारा काम कर सकता है। आपने प्रधानमंत्री के मन की बात में देखा होगा, अगर सुनते होंगे आप उसको, तो कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिया प्रधानमंत्री, और उस व्यक्ति या महिला उससे भी करवाया कि बहुत गरीब परिवार की सारी चीजें होती है, लेकिन किसी एक चीज में लगा कि मुझे करना है, छोटा काम, और जब करना शुरू किया तो आगे बढ़ गया। राजस्थान में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, बहुत गरीब, अक्षम, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, आसपास की जो चीजें रही हैं, जो पैदा होती है, उन्हीं को सामने रखते हुए उसके अंतर्गत कौन सी ऐसी चीज है जिसको ठीक करके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। ये करके बहुत आगे बढ़ गए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अब वो निर्यात हो रहा है। ऐसे कई घटनाओं को उल्लेख किया गया। आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए कौशल विकास जरूर है। कौशल विकास के लिए प्रारंभ से ही लोगों के मनमानस को उसके अनुरूप बनाना आवश्यक है। और इसे जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले ही कहा गया, कक्षा 6 से ही कौशल विकास संबंधित शिक्षा प्रदान की जाए, कक्षा 6 से। कक्षा 6 में तो लेकिन कक्षा 6 से ही व्यक्ति के मानस को बनाने का प्रयास करे करना, वो करेगा तो निश्चित रूप से आगे जाकर सक्षम होगा। वही चलकर नया नवाचार करेगा, वही चलकर आगे स्टार्टअप को प्रारंभ करेगा। ये सारी चीजें दीनदयाल जी के विचारों का मूल रूप है। अगर एक तो हम कहें दीनदयाल जी के विचारों का मूल रूप, तो अतिशयोक्ति नहीं है। यह दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से हो, ये अपेक्षा ऐसा करने का प्रयास किया जाता। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बैठक में, उत्तराखंड में बैठक थी, हम सब लोग गए थे, शायद प्रेम जी रहेगी नहीं रहे, लेकिन उसमें केवल यही तय किया गया क्या क्या करना चाहिए। तो छोटी छोटी तय की, यहां से बनी हुई चीजें हो सकती है, उससे ये चीज बनाई जा सकती है, हम जिससे ये बनाई जा सकती है, और ऐसे कई लिस्ट बनी ताकि लागत नहीं के बराबर, लेकिन बन जाएगा तो उसका अच्छा काम। यह दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान से के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीनदयाल जी के विचारों के अनुरूप कैसे हम काम कर सकते हैं, ये करने का प्रयास किया गया। दूसरा, बौद्धिक दृष्टि से दीनदयाल जी का विचार क्या था। दीनदयाल जी राजनीति में रहते हुए भी एक ऐसा दर्शन दिया पूरे विश्व को, जिस दर्शन के आधार पर लोग मानव जीवन को और भारत की संस्कृति को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करें। एकात्म मानववाद का दर्शन, एकात्म मानववाद का आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वित स्वरूप है। उसके आधार पर ही व्यक्ति का चतुर्दिक विकास हो सकता है। मनुष्य के अंदर केवल अर्थ प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं, मनुष्य के अंदर मन को शांति प्रदान करने, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी मनुष्य की बनती है। अध्यात्म के आधार पर भी मनुष्य आगे बढ़ सकता है। अगर अर्थी रहा तो उसे अपने व्यक्तित्व का सब्जित विकास का ऐसा नहीं माना जाएगा। उसकी भूख रहती है, ठीक है हम तो बहुत संपन्न है, पैसे वाले हैं, सब कुछ नहीं, भूख रहती है। बेचारा दर्शन कराएगा, वहां नहीं है जहां पूजा करते हैं, जहां लोगों की सेवा कर दिया जाए,
दूसरों को दान दे दिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से जाकर लोग कैसे सेवा किया जाता है ये कर दिया जाए। ये मन के अंदर का जो आध्यात्मिक भाव, इस भाव की, भूख की कुछ संतुष्टि होना भी आवश्यक है। दीनदयाल जी ने दोनों चीजों को जोड़ा और दोनों चीजों को जोड़कर ये चीज चला। अगर सारी चीजें दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से हो, दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान इस दिशा में काम करे, संगोष्ठियों का भी समय समय पर आयोजन करें, संगोष्ठियों में विषय प्रदान किया जाए, विषय दिया जाए, विषय के आधार पर चर्चा हो। संगोष्ठी में दीनदयाल जी के विचार को हम कैसे अधिकाधिक लोगों के अंदर आत्मसात करवा सकें, इसमें जोर दिया जाए और विचार के अनुरूप जो काम करने की दृष्टि से आगे बढ़ता है वही कार्यकर्ता है। और वैचारिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत नहीं है, किसी से प्रभावित होकर गया, कलराज मिश्रा से अगर प्रभावित होकर गया, कल कलराज का दूसरे दिशा में चले तो भी चला जाए। चलो वैचारिक प्रक्रिया के आधार पर अपने को सुदृढ़ नहीं किया, ऐसे वैचारिक प्रक्रिया के आधार पर चलते हुए जो व्यक्ति सर्वस्व अर्पण करने की भावना रखता है, समर्पित होकर काम करता है, सही माने वही कार्यकर्ता कहलाने का अधिकारी हो सकता है। ऐसे कार्यकर्ता बनने के लिए किसी भी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र, जो भी संगठन, उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से काम करने की मानसिकता, ये कार्यकर्तापन का द्योतक है। आज चुनाव का समय चल रहा है, सारी चीजें होंगी, टिकट मांगेंगे, नहीं कम नहीं रहेंगे, हमने तो जीवन कमा दिया। अरे क्यों कमाया तुमने जीवन? किसी ने कहा था क्या कमाया? तुमने तो अपने कमाया है, किसी ने कमाया? इस सैद्धांतिक पक्ष को आम लोगों के अंदर आत्मसात कराने के लिए कमाया है। जब उसके लिए किया है तो अपने पूरे जीवन का विचार करके काम करिए। जब कोई कार्यकर्ता कहता है कि हमने तो साहब अपनी नौकरी नहीं छोड़ दिया, इसलिए तो भी हमारे पास जान जाए, तो नौकरी छोड़ा, मत छोड़ो नौकरी। नौकरी करते हुए अपने वैचारिक स्थिति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस प्रकार का काम करो। ऐसे मैं जब यहाँ था तभी और आज जो हमसे लोग मिलने आते हैं उनको भी मैं ही सलाह देता हूं, कार्यकर्ता तो बने रहो, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भी आगे बढ़ो, लेकिन जो तुम्हारा व्यवसाय है, जो तुम्हारा कार्य है, जो परिवार के जीवन के लिए आवश्यक है, तुम्हारे लिए भी आवश्यक है, प्राथमिकता उसको दो, प्राथमिकता उसको दो। और उस कार्य को करते हुए इसमें कितना कर सकते हो उतना होगा, समय भी करना, ताकि आगे चल करके कहने की नौबत न आए कि हमने तो अपना पूरा जीवन दे दिया, हमें क्या मिला। ये कहना माने कार्यकर्तापन नहीं है, ये कहना अर्थात अपने को आप अवमूल्यित कर रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं। मैं सीधे सवाल करता हूं, किसने कहा था कि तुम ऐसा करो भाई? कार्यकर्ता वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ रहते हुए, सैद्धांतिक पक्ष को आगे बढ़ाते हुए काम करने के लिए आगे चले, उस माध्यम से अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है तो करे, अगर नहीं होती है तो संगठन को या लोगों को जिम्मेदार न करना है। काम करना चराइए ये कार्यकर्ता का लक्षण है। दीनदयाल जी इस बात पर हमेशा जोर दिया करते थे। हम सब लोग तो भाषण करने के लिए बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग अगर इस सूत्रवाक्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में जाएंगे
उस क्षेत्र में अपनी एक अच्छी स्थिति निर्माण कर सकेंगे। और दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान किसी निमित्त बनाया गया है, उसको इस रूप में देखकर हम लोग कार्य करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा, यही मैं समझता हूँ। आज आप सब लोग इतनी संख्या में आए और मेरी बात को आपने सुना, इसके लिए आप सब लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और